So, welcome to the joinees from Avigna Theatre Group. जी धन्यवाद। अच्छा, और means Avigna Theatre Group is conducting such series of performing arts based on performing arts, especially in theatre, films, and television. So far we have conducted sessions on writing, films, acting, television, and National School of Drama. And now we have come to FTII, ओके। Film and Television Institute of India, Pune. जी। सो उसमें लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर किया था, कंडक्ट अपना सिनेमेटोग्राफी के लिए ऊपर। ओके। और टुडे वी हैव भूपेंद्र with us, Bhupendra Singh Chauhan, and he has done acting course from FTII. हाँ 2 year acting जी course, जी Bhupendra, जी। am I ये right? 8 हाँ 2 तारीख साल के का बाद होता है। Yes. डिसाइड होगा। हाँ, आज हाँ, जो पूरा 2 साल का जो कोर्स है दैट ही हैज डन फ्रॉम स्टेट्स डिसाइड करेंगे देयर। आपस में। एंड और भूपेंद्र मध्य प्रदेश से हाँ है। हाँ स्टेट्स पे एंड थोड़ा प्रोफेशनल एज अ मतलब प्रोफेशनली ही वाज एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग का छोड़ के काम उसके बाद हम्म एक्टिंग, दैट टू फिल्म। हाँ। तो पता नहीं, भूपेंद्र, देखते अच्छा, हैं और क्या एक चीज प्लान और होगा। ऐड करना चाहूंगी, भूपेंद्र इज स्कॉलरशिप होल्डर। एफटीआईआई में कई स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। वन ऑफ देम इज इन लैक्स, आई हाँ थिंक हाँ ना। इन लैक्स। तो हाँ, इन लैक्स। जी तो ही इज स्कॉलरशिप होल्डर ऑफ 2018। और उसके बाद इनका वेबिसोड्स भी हुए हैं आपके जी जी हाँ जी। मैंने एक इरोज भूपेंद्र। नाउ का वेबिसोड किया था, डेट गोन रॉन्ग। उसके लिए एक एपिसोड हाँ, में। और अभी आने वाले भी कुछ, 50 और अभी 50 चल आपके रहा कुछ है। प्रोजेक्ट्स आने वाले भी हैं। जी जी एक फिल्म आ रही है आधार, जो कि दृश्यम फिल्म ने प्रोड्यूस की है, हाँ। मनीष मुंद्रा जी उन्होंने। और उसके हम्म। डायरेक्टर सुमन घोष है, हम्म बंगाली डायरेक्टर है। उनकी डेब्यूट फिल्म है, हम्म हिंदी डेब्यूट फिल्म। और काफ़ी फिल्म उनको ओके। नेशनल भी मिला है फिल्मों के लिए, बंगाली फिल्म के लिए। वो भी है। हम्म और एक और फिल्म है क्लास ऑफ 83, क्लास ऑफ 83, जो कि हुसैन जैदी के नॉवल के ऊपर बनी है। अतुल सबरवाल जी उसके डायरेक्टर है, जो कि पाउडर भी जिन्होंने बनाया था, टीवी शो। हाँ अभी मुश्किल ओके। है कुछ भी कहना, पता चल जाएगा, तो एक इस तरह हफ्ते के में कुछ क्लियर हो ओके। जाएगा। प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म हाँ, लॉकडाउन की वजह से तो सारे प्रोजेक्ट्स ही आजकल शांति में पड़े हुए जी हैं ना। जी जी। तो भूपेंद्र, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। मीनवाइल हमारे जो सुनने वाले हैं वो लोग क्वेश्चंस पुट अप करेंगे यहाँ पर। सो मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को अपनी जर्नी बताइए कि मध्य प्रदेश के एक गांव से जी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद एक एकेडमिक्स बैकग्राउंड से आपका सीधा इसमें फिल्म में किस तरीके से आना हुआ। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, पर छोटे से शब्दों में ख़त्म कर दूंगा। तो इंजीनियरिंग करते टाइम ही मुझे लगा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। पर इंट्रोवर्ट पर्सन था, तो कभी किसी को एक्सप्रेस कर नहीं पाया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने ही ओर से जितनी जानकारी मिलती थी वो कलेक्ट करके, हम्म। जैसे लगता था कि यार फिल्मों में ऐसे जाया जा सकता है, या ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, यहाँ से एक्टिंग सीखी जा सकती है। तो जब हम्म। फाइनली इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और मुझे लगा कि यार मैं जॉब वॉब तो नहीं कर पाऊंगा, जबकि पैरेलली मैंने बैंकिंग की हम्म। एग्ज़ाम उसके लिए भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी, क्योंकि घर वालों का प्रेशर भी होता है। तो ऑब्वियसली। हाँ, तो मेरा बैंक में हो गया था। और उसी दिन मेरा जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था, उसी दिन मेरा एफटीआई में वर्कशॉप होने वाला था। तो चॉइस लेनी थी मुझे कि क्या करना है, हम्म क्योंकि घर के सिचुएशन के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी आड़े कि यार क्या करना है। एक मिनट बट रुक जा, फाइनली आई बाद में डिसाइडेड बात कि करूंगा। मुझे यहीं जाना है, एक्टिंग में ही बाद में जाना अभी है, काम। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो हम्म। उसके बाद जब मैं वहाँ गया और मैंने वर्कशॉप की 3 दिन की, उसके पहले मेरा कोई ऐसा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग को लेके। पर उन 3 से 4 हम्म। दिनों में जो हुआ कि यार
वर्कशॉप हुई वहाँ पर काफ़ी बेंजामिन गिलानी सर हमारे वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट की थी। तो जब वहाँ पर करते करते इम्प्रोवाइजेशन या फिर इमेजिनेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने दी हमें करने के लिए, तो समझ में आया कि ये कुछ अलग है, जहाँ पर मतलब यहीं से जो जाना है, जिसमें मज़ा आ रहा है, वो यही है। तो उस वर्कशॉप के दौरान ही मैं फाइनली डिसाइड कर पाया कि अब कुछ भी हो, अब मुझे बैंक छोड़ना ही है। बैंक को तो मैंने होल्ड पे रख दिया था कि मैं कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर लूँगा। पर फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, इंटरव्यू गया, इंटरव्यू जब मैंने दिया, तो मुझे लग गया था कि मेरा हो जाएगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस मुझे अंदर से क्रिएट हो गया था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। तो फिर बस उसके बाद तो एफटीआई की जर्नी शुरू हो गई थी, सीखना और वहाँ से। बट सॉरी, हाँ, यू फिनिश हाँ, इट नहीं, देन नहीं, आई जी लास्ट। बिल्कुल, आप बोलिए। नहीं, मतलब आपने प्रिपरेशन क्या की थी एफटीआई में जाने के लिए? हाँ, हाँ, तो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, तो मुझे करंट अफेयर्स और इन सारी चीज़ों का नॉलेज था कि देश में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली। विदेश में क्या हो रहा है। और मुझे फ़िल्में देखने का शौक बहुत था। तो जब छोटा था, गाँव में लाइट 1-2 घंटे होती थी, तो उस टाइम पर हम टीवी के सामने बैठकर और कभी लाइट होती थी तो वीसीआर ले आते थे। तो पुरानी फ़िल्में देखने का बहुत शौक था कि जैसे कभी-कभी या आनंद और ये जो फ़िल्में थी, तो मुझे ऑलरेडी कहीं न कहीं वो जानकारी मिलती रहती थी कि कौन है ये, सोहराब मोदी कौन है और ये ऋषिकेश मुखर्जी कौन है, और ये बायोस्कोप के ऊपर उनका थोड़ा बहुत डिटेल में बता भी देते थे कि ये फ़िल्म है। तो कहीं न कहीं वो मेमोरीज़ थी। और फिर कुछ मित्र मिले, दोस्त मिले। मेरा एक दोस्त था, रोहित पाटीदार है, मतलब सॉरी। तो उसके साथ उसने कुछ शॉर्ट फ़िल्म बनाना शुरू कर दी थी। तो उसके साथ जब ओके। मित्रता बढ़ी, तो फ़िल्मों का नॉलेज और बढ़ा। तो उस तरह से जब मैं पढ़ने लगा और चीज़ें देखने लगी, तो मेरा अनुभव तो यही है कि मैंने पर्टिकुलर एफटीआई के लिए अलग से बैठकर कोई तैयारी नहीं की थी। जो मैं बैंकिंग की कर रहा था और जो मैं ओके। फ़िल्में देख रहा था और जो लिटरेचर मैं पढ़ रहा था और जितना मुझे आर्ट फॉर्म की समझ थी कि क्या क्लासिकल डांस होते हैं, क्या लोक नृत्य होते हैं, क्या इस तरह की चीज़ें, तो ये मुझे बैंकिंग से और यहाँ से मिल गई थी। तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था। तो ओके। और फ़िल्म फेस्टिवल क्यों, कौन सी फ़िल्म गई है, कौन सी ये, तो हम फ़िल्में वैसे ही देखते थे जो फ़िल्म फेस्टिवल में गई हुई है, ट्रैवल किया हुआ है और ये है, तो वो फ़िल्में ऑलरेडी कहीं न कहीं अवार्ड जीत चुकी होती है या कौन-सा उसको पाम d'Or मिला है या कौन से लोकार्नो फ़िल्म फेस्टिवल में गई है। तो ये जानकारी कहीं न कहीं बहुत काम आई थी मेरे लिए। ओके, मतलब वो क्रीम मूवीज ही आपने देखी, ऐसे नहीं कि कोई भी मूवी जाके देख ली? हाँ, तो वो मैं क्रीम क्रीम ही देखी थी आपने? जी, जी, जी। मैंने फ़िल्में देखना वही शुरू तब कर दिया था जब मुझे ये फ़िल्में अच्छी लगने लगी थी। वर्ल्ड सिनेमा जब मैंने देखा, तो मुझे याद है मैंने वर्ल्ड सिनेमा में मेरी मेमोरी की पहली फ़िल्म जो मुझे देखी थी, जो बाहर की फ़िल्म थी, वो 10 थी। तो वो भी मैंने टेन। हाँ, रोहित के साथ देखी थी। तो मुझे समझ में आया कि यार ये फ़िल्में भी कुछ हैं। तो उसके साथ बड़ा कनेक्शन रहा फ़िल्मों का। तो फिर मैंने इंडिया के अंदर वो फ़िल्में देखना शुरू करी, तो मैंने एनएफडीसी की पूरी लिस्ट निकाल ली थी। एनएफडीसी ने जो हाँ, नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने जो फ़िल्में प्रोड्यूस की थी, वो फ़िल्में मैंने देखना शुरू कर दी थी उस टाइम पर। तो वो ओके। जानकारी मुझे वहाँ से मिल गई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे फ़िल्म से रिलेटेड और फ़िल्म हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो इन्हीं फ़िल्मों के और इन्हीं चीज़ों के ऊपर थे। ओके, तो वहाँ के जो क्वेश्चनियर होता है वो सारा आपका आर्ट पर ही होता है, फिल्म्स के ऊपर ही होता है और जीके के ऊपर होता है अ बेसिकली? अ, अभी तो जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, तो लास्ट टाइम का मुझे जब उसके पहले जब चेंज हुआ था, जेईटी हुआ था, जब जॉइंट एग्ज़ाम हुआ था एसआरएफटीआई और एफटीआई का, तब उन्होंने रीज़निंग और हाँ, वो सप्लीमेंट्री वाला। हाँ, हम्म। तो रीज़निंग और तब उन्होंने रीज़निंग पूछना भी शुरू किया था और जनरल नॉलेज भी पूछना शुरू किया था। पर हम्म। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आर्ट्स के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि हम एक फील्ड में जा रहे हैं, तो
आर्ट को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं की हिस्ट्री को डेफिनेटली। लेके कि लिटरेचर की हिस्ट्री को लेके या फिल्म्स की हिस्ट्री को लेके या जो चीज़ें बदलाव लाई है फिल्मों के अंदर सिनेमा जगत में जो भी चीज़ें बदली है जिन फिल्मों की वजह से या ऐसे डायरेक्टर कौन रहे हैं, तो उस जानकारी के हाँ। साथ तो आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप फिल्म स्कूल में जा रहे हैं और आपको इतनी जानकारी नहीं है कि आप सत्यजीत रे और ये साहब जो जिन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा को बदला है, मृणाल सेन और इन लोगों ने, तो ये ये मैं कहूँगा कि हाँ, ये जानकारी होना तो बेहद ज़रूरी है और हमारे बिल्कुल। हाँ, ओके। तो अच्छा, फिर आपका हुआ कि ये तो प्रिपरेशन थी, देन यू अटेंडेड द वर्कशॉप आफ्टर गेटिंग, मतलब वो कुछ लोग सिलेक्ट होते होंगे, उसमें फिर वर्कशॉप होती होगी। जी। उसके बाद का क्या स्टेप्स था आपका? अ, उसके बाद आपके लिए तो एकदम दूसरी दुनिया हो गई ना हाँ, ये। हाँ, हाँ, हाँ। इंजीनियरिंग की किताबों से, फिर ठीक है आप अपने बेस पर ही देख रहे थे, तो वहां का तो एक कल्चर भी डिफरेंट होगा, तो बहुत ज्यादा गैप आ गया होगा ना उधर। बहुत, बहुत, हम्म। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था मेरे लिए क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटे गाँव से हूँ, मुझे अंग्रेज़ी आती ही नहीं थी उस टाइम पर, तो थोड़ी बहुत बोलना, बात करना भी नहीं आती थी और ऊपर से मैं इंट्रोवर्ट पर्सन था। 35 गाँव है, 35 घर है मेरे गाँव में, मतलब बहुत ही छोटा गाँव है। 35 घर है, आज भी माय गॉड। आज भी पानी को लेके लड़ाइयाँ होती है। आज भी लोग हैंडपंप के पास डिब्बे लेके खड़े होते हैं। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ था इंजीनियरिंग के टाइम पर, तो मुझे मतलब मैं डर रहा था कि ये कैसे होगा, क्या होगा? पर एक कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि अरे यार, मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैंने मैथमेटिक्स लिया था और ये लिया था, साइंस चूज़ किया था। तो इंजीनियरिंग करते-करते कहीं न कहीं वो चीज़ें बिल्डअप तो हो रही थी। हाँ, बाकी ये जो कल्चर मेरे ओके। लिए शहर का उस टाइम भी बहुत अलग था कि शहर के लोगों को मैं जानता नहीं था, ज़्यादा बातें नहीं होती थी। मेरे अपने पहनने का, बैठने का ढंग अलग था, चलने का ढंग अलग था। जब मैं एफटीआई में गया तो और पूरी दुनिया ही बदल गई मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर तो सभी सभी ऑलमोस्ट सारे स्टेट के लोग थे कि कोई केरला से आ रहा है, कोई डेफिनेट। उड़ीसा से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो मिनी इंडिया। हाँ, इंटरेक्शन में बहुत यस। ही ज़्यादा मतलब इनिशियल लेवल पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आर्ट को मैंने जब फ़िल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता है इनिशियल लेवल पे हमारा जो बेसिक शुरुआत होती है, तो सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हिंदी तो आती नहीं है, जो आती है पर वैसे ही टूटी-फूटी आती है, तो पूरा इंग्लिश में होता था वो। तो मुझे समझने में कई बार दिक्कत होती थी चीज़ों को वहाँ पर। तो अच्छा। पर वो कहते हैं कि धीरे-धीरे हम चीज़ों के साथ जब कोई एक पर्टिकुलर गोल होता है, एम होता है, तो हम भागते नहीं है वो, हम जुड़ जाते हैं उन चीज़ों के साथ। तो पहली बार मुझे वहाँ पर डेफिनेट। पहली बार मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ जानकारी मिली। जब फाइनली वो ख़त्म हुआ कि हमारी क्लासेस होती थी इनिशियल लेवल पे, थोड़ा कॉमन कोर्स होता था, तो कैमरा और डायरेक्शन के बारे में और एडिटिंग के बारे में और इन चीज़ों का पता होता था। तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ये था क्योंकि मैंने शॉर्ट फ़िल्में बना रखी थी, तो मुझे कैमरा एंगल कैसे रखना है और एडिटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर मुझे आता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा प्लस पॉइंट हो गया था, जिसने मुझे वहाँ थोड़े उन 3-4 महीने वो करे। बाकी कल्चर वाइज़ मैंने जब लोगों को देखा, तो बिल्कुल हमारे एफटीआई में तो बहुत ही लोग जुड़े हुए होते हैं एक-दूसरे से। आप देखेंगे कि गुड़ी पड़वा के दिन वहाँ पर गुड़ी पड़वा मनाई जा रही है। तो केरला के जो फेस्टिवल्स आई नो। होते हैं उन चीज़ों के फेस्टिवल, तो सबका अलग-अलग वो कल्चर देखने को, वो फूड जो खाना अलग-अलग स्टेट का है वो मिलता है वो। और बहुत अच्छा, ये तो तेजस ने सवाल पूछा है, क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? अ, क्या मानना है आपका? हाँ, हाँ। एक्टिंग मैं बोलूँगा कि एक्टिंग तो हमारा मतलब ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेन नहीं हो, आप किसी मीडियम में जा रहे हो, आप एक्टिंग में जा रहे हो, आप डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको क्राफ़्ट का नहीं पता है, तो आप कैसे मतलब करेंगे वो चीज़ें, कैसे समझेंगे उन चीज़ों को? अगर आप
आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आपने वो चीज़ों को या टेक्स्ट को या जो एक्सरसाइज होती है या एक्टिंग क्या होती है या आपने वो डूइंग नहीं की है, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि बिल्कुल आपको थिएटर करना, आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली। मतलब जरूरी सीखना है। मैं इसमें आगे एक हाँ नहीं बोलो नहीं जी, कुछ भी हाँ, बोलिए। हाँ, क्या क्या कह आगे इसमें पूछा कि पहले के एक्टर्स तो नहीं करते थे एक्टिंग, नहीं सीखते ही नहीं थे, सीखे ही होते थे तो फिर कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि चीज़ें बदली है ना, अगर आप पहले की बात करेंगे तो जब थिएटर भी था हमारा तो वो प्रेजेंटेशनल स्टाइल में होता था। हमारी जब लोग तालियां बजाते थे तो एक्टर एक्टिंग या अपने इमोशन को नहीं ला रहा था, वो एक पर्टिकुलर जेस्चर के साथ फील अपने इमोशन को शो कर रहा होता है कि अगर हमें रोना है तो हम यूं इस तरह इमोशन को दिखाते थे, या हमें उदास बैठना है या दुखी होना है तो हम छाती पीट रहे हैं। तो अब वो चीज़ें हमने कभी रियल लाइफ में तो देखी नहीं है या हुई नहीं है। तो चीज़ों के साथ, समय के साथ चीज़ें बदली है। तो पहले जो था टाइम, हाँ, उस पर आप लोग लाइन्स दे देते थे आपको, और पर्टिकुलर एक डायरेक्टर तो होते थे ना कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, आप इस तरह से बोलो उस चीज़ों को। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, आज भी चल रही है कि इस लाइन को ऐसे बोल दो यार, उस लाइन को ऐसे बोल दो यार। तो वो होता है, पर वो आप एक्टिंग तो आप जीने आए हो ना, मतलब मेरा तो यही मानना है कि आप कहीं ना कहीं उस इमोशन को अपने अंदर छुपी उस इमोशन को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हो, और तभी वो लोगों तक जाता है वो। पह, पहले में और अभी में यही डिफरेंस है कि पहले मीडियम अलग होता था, क्राफ्ट अलग होता था, लोगों की सोच एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से होती थी कि एंटरटेन करे, हमें मजा आए, थोड़ा मनोरंजन हो। पर अब लोग कहीं ना कहीं लाइफ भी ढूंढते हैं उसमें, और सिनेमा तो मिरर है ही सोसाइटी का। हाँ, ये डिफरेंस तो है। और उन्हीं लोगों ने बेसिकली, पुराने लोगों ने कुछ नॉर्म्स सेट किए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एक नॉलेज का वो एक ट्रेजर तैयार किया, जिसके ऊपर आप लोगों का मेरे ख्याल से सिलेबस होता होगा। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोलिए, सॉरी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि पुराने लोगों ने माना ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा बिल्कुल उसके ऊपर ही एक, जैसे बोलेंगे ना, एक बिल्डिंग तैयार की उन लोगों ने, कि एक ज्ञान का लेवल वो तैयार किया जिसके ऊपर अब आपको वो गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यू हैव रेडी थिंग विद यू, और आपको उसके ऊपर काम करना है, और उसके ऊपर से आप और एक्सप्लोर करना है। मतलब एक मंजिल अगर बनी हुई है आपके लिए, तो आप उसके ऊपर से और भी बढ़िया कर सकते बिल्कुल हो, बिल्कुल। जो उन लोगों ने किया उससे भी ज्यादा वो कर सकते हो, ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते जी हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग खुद ही इंस्टीट्यूशंस बन गए थे जी विद देयर जी जी एक्सपीरियंस, जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। यही है। और ये इसने अभी एक ने और पूछा है, आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकल इज मोर पावरफुल दैन नॉलेज? अब आप अपने, मैं इसको ज्वाइन करना चाहूंगी कि जो एफटीआई में आपका एक्टिंग का कोर्स है, बेसिकली उसमें ऐसा क्या क्या है, ठीक है? मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिकॉज 2 साल उसके अंदर लगाने का मतलब है कुछ तो होगा, जी उसके अंदर कोई सिलेबस होगा, कुछ तो होगा। तो वो चीज आपका क्या है, वो जो नॉलेज आपका है, वो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के साथ जोड़ के ही पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो वो जो नॉलेज है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस क्या है, उस नॉलेज और प्रैक्टिकलिटी का जो एप्लीकेबिलिटी है, वो एफटीआई में एक्टिंग कोर्स में क्या है, पूरा सिलेबस का एक परव्यू देखते हुए। तो पहले तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर बोलूँगा कि प्रैक्टिकल इज मोर पावर देन नॉलेज। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो हमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फिर उस प्रैक्टिकल चीज़ों में जाएंगे कैसे? अगर हमें वो पावर कैसे मिलेगी अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है? हाँ, प्रैक्टिकल चीज़ें हमें वो पावर देती है, उस नॉलेज को जो हमारे पास है उसको सही तरीके से करने की। तो
प्रैक्टिस तो बिल्कुल किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या जो भी चीज़ें होती है आपका, अगर इंस्ट्रूमेंट होता है या एक सिंगर का या एक आर्टिस्ट या एक गिटारिस्ट होता है या पियानिस्ट होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करना तो आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपके पास आप नई इन्फॉर्मेशन लाओगे ही नहीं, आप खुद को पॉलिश करोगे ही नहीं, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल हो जाते हो। हर सिचुएशन में सेम चीज़ें, सेम इमोशन एक तरीके से करने की वो आदत हो जाती है। तो एफटीआई में और जो आपने पूछा कि एफटीआई में जो सिलेबस होता है, जी बिल्कुल। तो एफटीआई के अंदर तो माइजनर टेक्निक के ऊपर ज़्यादा वर्क होता है। तो और सिलेबस जो डिज़ाइन किया है वहाँ का, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी मेहनत के साथ किया गया है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन है एक्टिंग की, या जो ट्रेनिंग की जो फाउंडेशन है, तो जैसे सेंस मेमोरी होती है, आपके सेंसेस जो होते हैं उनके पास भी मेमोरी होती है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और एक्टिंग का सबसे बड़ा टूल जो होता है इमेजिनेशन, कि आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है, तभी तो आप सिचुएशन में, या तभी तो आप एक जिस कैरेक्टर की हम बात करते हैं वो जी पाओगे। तो इमेजिनेशन के ऊपर वर्क होता है। फिर ये बेसिक ट्रेनिंग के साथ जब हम सीख रहे होते हैं सेंस मेमोरी, इमेजिनेशन, फिर उसके बाद हमारा इम्प्रोवाइजेशन आता है, तो इम्प्रोवाइजेशन सीखा जाता है। उसके बाद जो होता है सीन वर्क होता है। सीन वर्क के बाद हमारा लास्ट ईयर, मतलब फाइनल फर्स्ट ईयर के लास्ट में, एंड में एक प्ले होता है, थिएटर वाली चीज़। तो हमें एक प्ले करवाया जाता है, जिसके ऊपर हम पूरा 1 से 1.5 महीना काम करते हैं, 1.5 महीना पूरा। और उसके बाद जो चीज़ें होती है वो वापस से इम्प्रोवाइजेशन आ जाता है, सीन वर्क हो जाता है, कॉमेडी की क्लासेस होती है, क्योंकि कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए समझना, उस क्राफ्ट को, वो भी एक क्राफ्ट है उसमें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए समझना उस क्राफ्ट को, वो भी एक क्राफ्ट है उसमें। और प्लेबैक गाना, सिंगिंग अब तो नहीं होता है, अभी भी सिखाते हैं वहाँ पर कि लिप सिंग करके आपको गाना, क्योंकि हमारी जो फिल्में होती है उनमें तो एक्टर या लीड हीरो जो होता है वो कहीं ना कहीं गाना गा रहा होता है, तो वो एक अपना फॉर्म है, वो एक अलग तरीके की चीज़ें हैं, वो सिखाया जाता है। फिर हमारी कैमरा की वर्कशॉप भी होती है, कि कैमरा के ऊपर एक्टर को कैसे मार्किंग के साथ, और कैसे कैमरा मूवमेंट के साथ, या सिनेमेटोग्राफर आपको बोले कि यहाँ से यहाँ तक वॉक करना है, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी रहो, आप मोमेंट में भी रहो, और आपको वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है वो भी आपको देना है आपको। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम होता है। और फिर फाइनली हमारी फिल्म होती है, मतलब इसके बीच में कास्टिंग डायरेक्टर की वर्कशॉप भी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम फिल्म कॉलेज से हैं, तो कैसे फिल्मों में जाया जाए, तो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी वर्कशॉप्स हमारी होती है कि ऑडिशंस वगैरह कैसे होते हैं, कैसे होता है, तो उनके साथ वर्कशॉप होती है। फिर फाइनली हमारी डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है, एक्टर के साथ, जिन लोगों ने काम किया हुआ इंडस्ट्री में, जिनका अपना अनुभव है इस फील्ड में, सिनेमा जगत से, उन हस्तियों के साथ मुलाकातें होती है, उनसे बातचीत होती है, वो अपना अनुभव साझा करते हैं। फिर फाइनली फिल्म शूट होती है, जो हमारा फाइनल डिप्लोमा होता है। तो ये सिलेबस होता है कंप्लीट, मतलब इसमें ऊपर नीचे कुछ चीज़ें छूट रही वो साथ में। हैं, वॉइस एंड स्पीच और ये सारी चीज़ें। ओके, मीन्स पहले थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थिएटर के बारे में कराया जाता है, और उसके बाद यू हैव टू फेस, मतलब फिर कैमरा वाला वो वाला पोर्शन आ जी जाता है। जी मीन्स इसमें आपको अब ये है कि इसके अंदर आपको जो लिखने का, राइटिंग का, या डायरेक्शन का, या सिनेमेटोग्राफी का, कितना आपको इनिशियल स्टेज पर इसका इंट्रोडक्शन या किस तरीके से होता है? हाँ हाँ,
क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कोलैबोरेटिव बिल्कुल आर्ट, चाहे वो अगर कैमरे के पीछे का डायरेक्टर है, ही मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, एक्टर है उसको भी जानना होता है, तो वो कितना कितना आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। जी। ये मैंने बताया ना कि जब कोर्स हमारा शुरू होता है, तो जब नई बैच आती है तो 3 से 4 महीने का कॉमन कोर्स होता है, जिसमें आपको हर फील्ड के बारे में हम्म बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है कि आप हम्म बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिलती है वहाँ पर आपको कि कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, कैमरा लेंस क्या होता है, हम्म लेंस के बारे में जानकारी आपको मिलती है, फ्रेमिंग क्या होती है, या फ्रेम अगर तुम सेट कर रहे हो तो हम्म 1/3 रूल क्या होता है, गोल्डन पॉइंट क्या होता है। एडिटिंग के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, डिटेल में बताया जाता है। फिर आपको कोई फिल्म एडिट करने के लिए दी जाती है, क्योंकि फिल्म एडिट करना भी अपने आप में एक आर्ट है। बस फिल्म, क्योंकि एडिटर, बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी मिलती है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में या एक एडिटर का क्या पर्सपेक्टिव होता है। ओके। हाँ ऑलराइट। और ये जानना चाहते थे कि बेस्ट पार्ट, मतलब आप अपने लिए, आप घर पर जब हो, अब हाँ जैसे, तो यू आर नॉट इन टच विद, आप तो एफटीआई वैसे भी पास हो गए हो, तो आप घर पे अपने आप क्या वो चीजें हैं जो आपने एफटीआई में सीखी, वो आप अपने अभी आप अपने इसमें अप्लाई कर रहे हो एज अ प्रैक्टिस। आपका क्वेश्चन था कि मैंने एफटीआई में ऐसा क्या सीखा, मुझे क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आई। हाँ मैंने, अब आपको मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ है? हाँ हाँ, कुछ तो नॉइस आ हाँ, रही है बीच में। वो ये है कि आप, हाँ, अभी आप जैसे अभी आप तो पास आउट हो गए हैं, तो एफटीआई में जो आपने नॉलेज लिया उसको डे टू डे लाइफ में आप कुछ ऐसा है जो टिप्स जो कि एक एक्टर को प्रैक्टिस डेली करने चाहिए, जी 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 जिससे कि मतलब रेगुलर एक रूटीन होता है, एक एथलीट का होता जी है कि वो जी। एक्सरसाइज करेगा, योगा करे, ये करे, वो करे, तो एक एक्टर के लिए ऑन डेली हम्म। बेसिस ऐसी क्या क्या टिप्स है कि वो डेली प्रैक्टिस करे रिलीजियसली? एक्टर बिल्कुल ऐसी रोज की चीजें हैं, जैसे हमारी एक्टर का टूल क्या है, बॉडी। तो बॉडी के ऊपर आप, यस। बॉडी और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो साइंस और साइकोलॉजी में बात की जाती है। तो एक्टर का जो टूल है, बॉडी है, अगर हम उसको रोज पॉलिश नहीं करते रहेंगे या रोज उसको इंस्ट्रूमेंट को हम प्रैक्टिस नहीं, या उसको मूवमेंट या नहीं देते रहेंगे, तो वो तो फिर वापस वही हो जाएगा जो एक आम आदमी जीता है, या वैसे हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो मैं करता हूँ वो तो यही है कि आपको आपकी बॉडी के ऊपर लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको रोज, ये तो एक साधना की तरह आपको ले लेना चाहिए कि ये रोज हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स में डाल देना चाहिए। सुबह उठ के आप अपने जो भी, सुबह या शाम, जो भी जैसे भी आपके हिसाब से, आपके समय के हिसाब से, तो बॉडी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपकी वॉइस, वॉइस और स्पीच। तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती है, ब्रीदिंग के ऊपर आपको फोकस करते रहना चाहिए, और आपकी वॉइस के ऊपर आपको फोकस करते रहना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है माइंड, आपके माइंड को, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है लोगों का, तो माइंड के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें अगर ओके। आपके माइंड में चलती रहेगी, और तो वो एक आदत हो जाती है, माइंड को भी एक आदत हो जाती है, वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है अगर आप माइंड को कंट्रोल में या रिलैक्स नहीं रखते हो तो। ये ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ आपका नॉलेज। आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता रहना चाहिए जो आपके क्राफ्ट में आपको कहीं न कहीं हेल्प कर रहा है। आप फ़िल्में देख लीजिए, आप किसी भी कोई किताब पढ़ लीजिए, या आप किसी भी हस्ती के बारे में बायो पढ़ के, या जो भी जगत में चल रहा है जीवन में, तो आपको नॉलेज भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर तो, क्योंकि एक्टर का तो जो टूल ही वही 3 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं कि आपकी वॉइस, आपकी बॉडी और आपका माइंड। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर तो काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम कर सकते हैं रोज़ाना। तो वो तो आपको तो एक्सरसाइज देते होंगे, यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग दैट ना?
आप लोगों को वहाँ पर करवाते ही हो? जी जी बिल्कुल, एक्सरसाइज तो हमारी वहाँ पर होती थी और करते भी हैं प्रैक्टिस। तो पर अभी जो मैं हुँ, घर पर हूँ, तो यहाँ पर तो मैं वॉइस एंड स्पीच के लिए सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। वॉइस की प्रैक्टिस तो मैं रोज़ाना करता हूँ कि हम, अच्छा। और बॉडी के ऊपर भी काम करता ही हूँ, और इन्फॉर्मेशन तो माइंड को तो रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन और ये चीज़ें। एक्सरसाइज जो है, हुँ, वही जो हमें बॉडी के लिए बताई गई है, जैसे कलरी पयटू की कुछ एक्सरसाइज होती है, छाव की कुछ एक्सरसाइज होती है। हुँ, तो इनमें से ही कुछ चीज़ों को लेके मैं बॉडी के लिए उनको प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और हुँ। तो हाँ, एक्सरसाइज। तो कलरीपयट्टू की तो जो है वो हमें वो थिएटर में भी चलती है मार्शल आर्ट का, बिल्कुल बिल्कुल। कलरीपयट्टू का जो हाँ है हाँ ना? सेम ही चीज़ें हाँ वहाँ पर हाँ होती हाँ हैं। हाँ, बेसिक। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी मूवमेंट के हाँ। लिए ये बहुत ही ज़रूरी है ना। एक्टर की बॉडी रिदम में होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस रिदम को, मोस्ट हाँ एग्जिस्टेंशियल साउंड। हुँ। ओके, बाकी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आगे काफ़ी लंबी लिस्ट आई है, जिसमें से मैं अभी जो मैंने नोट कर लिए हैं। हम्म, क्राफ्ट में क्या इंक्लूड होता है वो तो आपने बता दिया। वही जन्मजात एक्टर वाला भी हो गया। लैंग्वेज एक्सेंट के लिए जो आपकी एक्सरसाइजेज है दैट यू प्रैक्टिस। अब ये बताइए कि जब आप एफटीआई में थे हम्म, तो वो एक अलग दुनिया थी। इट वाज सेफ, सिक्योर्ड, फुल ऑफ हम्म, नॉलेज। आपको दिया जा रहा था, क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हर तरीके से ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। बट जब वहां से आप पास आउट होकर निकले तो आप एकदम से बाहर आए, तो उस वाली दुनिया से चार दीवारी के अंदर का एक जग और एकदम बाहर आए मुंबई का एकदम फिल्म इंडस्ट्री पूरी खुली हुई, जी, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हाँ हुआ? हाँ वो एफटीआई की लाइफस्टाइल अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो चार दीवारी के अंदर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपकी एक दुनिया ही बन जाती है एफटीआई के अंदर, क्योंकि आपकी एक फैमिली है पूरी तरह से। तो मुंबई हम्म, में जब हम लोग आए, तो एक नई ही जर्नी शुरू होती है, एक नए तरह की चीज़ें हम्म, होती हैं। आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो। जो सीखा हम्म, एफटीआई में, या जो कॉन्फिडेंस वहाँ पर था इनिशियल लेवल पे, फिर लोगों से मिलना हम्म, यहाँ पर शुरू होता है। एक नए हम्म, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना होता है, इंटरेक्शन करना होता है। तो वही हम्म, एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है नए लोगों के साथ। हम्म, और हम्म, और बस यही चीज़ है कि एक नई लाइफस्टाइल में ढलना आपको। आप हम्म, एक नए लोगों, एक नए शहर में है, एक नए कल्चर में फिर आ गए। एक लोग, बहुत हम्म, लोग हैं यहाँ पर जो कहाँ से सीख के आए हैं, कितना एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थिएटर काफ़ी लंबे टाइम से कर चुके हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो डर भी लगता है कि अरे यार, मतलब ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आपके फियर आपको कहीं ना कहीं आने लगते हैं। पर साथ में पैरेलली आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार नहीं, हम भी ऐसे नहीं आए हैं, कुछ सीख के आए हैं। और एफटीआई हम्म, होने से ये चीज़ें हैं कि लोग आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। आपको, आपने जो सीखा हम्म, है, ट्रेनिंग मिली है, तो आपको वो उस ट्रेनिंग का, उस चीज़ का आपको रिस्पेक्ट करते हैं, देते हैं आपको, वेटेज। वेटेज मिलता है। बाकी हम्म, चेंज तो यही है कि आप एक नई जर्नी, नई एक शुरुआत है। अब आपको एक क्लास के लिए कोई एक्सरसाइज प्लान नहीं करनी होती है, क्लास के लिए आपको सुबह उठ के जाके क्लास नहीं करना। अब आपको आपकी जर्नी, जो आप एक मैदान में आ चुके हो, अब आपको हथियार लड़ना ही, आपको युद्ध करना है यहाँ पर। तो वही डिफरेंस है कि हम्म। मतलब मैं यही कहूँगा कि अब आप योद्धा बन चुके हो, आप लड़ो। अच्छा, अच्छा, ये एक ना इम्प्रोवाइज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा थिएटर में ना एक वो है, फैसिनेशन सॉर्ट ऑफ है हम्म, इम्प्रोवाइजेशन को लेकर। हम्म, और दूसरा है मेथड एक्टिंग को लेकर। हम्म। तो उसके बारे में एक एक करके आप अपना बताइएगा। मतलब जी जी। इम्प्रोवाइजेशन को जनरली लोग क्या समझते हैं कि ये एक हथियार है हम्म, कि हम कभी भी कुछ भी करेंगे, बट एक्चुअली दैट इज अ बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वो क्या है इम्प्रोवाइजेशन?
और फिर नेक्स्ट है मेरा मेथड एक्टिंग, उस पे भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। देखिए, इम्प्रोवाइजेशन, बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन जो चीज़ है वो हमारे एक्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट पावरफुल चीज़ भी है एक्टिंग। हम्म, हमारी लाइफ में ही हम चीज़ें इम्प्रोवाइज करते हैं, पर जब प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि अगर हम बात करें कि हम लाइफ में कोई प्लानिंग करते नहीं, और सेम चीज़ें हमें जब एक्टिंग में आती है तो हम बहुत ही प्लानिंग करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक उस चीज़ में प्लानिंग करता है। हम्म, इम्प्रोवाइजेशन वो चीज़ है जहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है। और इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि अरे यार आपने रैंडम ही कुछ चीज़ बोल दी हो। मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और अचानक से आपने कोई और चीज़ ही छेड़ दी जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं। तो उस तरह के हम्म, इम्प्रोवाइजेशन को भी हम इम्प्रोवाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो फिर लिंक से हट ही गया। और सबसे बड़ी चीज़ है हम्म, इम्प्रोवाइजेशन के लिए आपका रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और मैं एक दूसरे को हम्म, जानते ही नहीं है और आपका और मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैं क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज करूँगा? अगर कॉन्वर्जेशन हो भी रही है तो क्या इम्प्रोवाइज करूँगा? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपका व्यक्ति उस वस्तु, उस स्थान के साथ अगर रिलेशन है, और नहीं भी है तो आपको क्रिएट करना चाहिए इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए। तो ही चीज़ें सही तरीके से बनती है, एक सही ढंग से सही दिशा मिलती है इम्प्रोवाइजेशन को। वरना सामने वाला एक्टर अगर उसने उठ के बोल दिया, अरे ये क्या बोल दिया इसने, तो वो भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सो हम्म, स्पॉन्टेनियस होना बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए, और आपको रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्प्रोवाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है कि अरे यार चलो इम्प्रोवाइजेशन कर दिया, कि अरे आप कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ और मैंने उठ के चीज़ें कर दी, मैं तो इम्प्रोवाइज कर रहा था। अब आपका को एक्टर क्या करेगा भैया? ये तो आपने कुछ काड़ी कर दी, बाकी सामने वाला तो, क्योंकि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग तो ensemble वाली चीज़ है ना। आपके साथ आपका को एक्टर होता है और भी एक्टर होते हैं आपके। अगर आप अचानक से कुछ ऐसी चीज़ कर दो जो मेरे पूरे सिचुएशन को ही ख़राब कर दे या लिंक से ही हट जाए, हम्म, तो वो इम्प्रोवाइजेशन भी हम्म, किसी काम का नहीं होता है ना। हम्म, सही बात है। हाँ, मतलब उसकी भी एक टेक्निक होती है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। आई थिंक दैट इज बेसिकली यूज्ड इन ओनली थिएटर। फिल्म और टीवी में तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत पड़ती होगी। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा पड़ती नहीं है। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ज़रूरत पड़ती है। थिएटर के अंदर भी क्या अच्छा। होता है कि थिएटर में हम लोग एक प्रोसेस में, एक जर्नी में होते हैं। हमारे साथ हम ऑलरेडी हाँ, पता होता है कि हमारा रिलेशन क्या है, हम 30 दिन से 35 दिन से लोगों को जान रहे होते हैं। तो एक रिलेशन तो हम्म, ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, कि हमें समझ में आ जाता है कि हम्म, इस एक्टर के साथ ऐसा रिलेशन, ये इतना स्पॉन्टेनियस है, ये चीज़ों को संभाल लेगा या देख लेगा। थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप भाग नहीं सकते। आप कुछ गड़बड़ कर दी मैंने या 2 लाइनें छोड़ दी पीछे की, और मैं भूल गया हम्म, कि यार नर्वस था, एंजाइटी थी और मैं भूल गया। तो अब उस टाइम पर तो मैं बीइंग में हूँ, अगर मैं अपने, जैसे कोई कहता है ना कि यार, कहता क्या है, मतलब लोगों ने ही एक्सपीरियंस के साथ साझा की है चीज़ें, कि सबसे पहली चीज़ तो जो होती है कि यार लोग बोलते हैं नो योर लाइन्स। अपनी लाइन्स को रट लो, याद कर लो, समझ लो अच्छे से। पर अगर आपको हम्म, इम्प्रोवाइज करना है या आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हो या आप लाइन भूल भी जाते हो, तो जो चीज़ें हैं वो है ये कि नो योर कैरेक्टर। लाइंस को भूल जाओ, आपका कैरेक्टर क्या है। अगर आप अपने कैरेक्टर को हम्म, समझ पाते हो, तो अगर आप लाइंस भूल भी जाते हो हम्म, या ये हो जाता है, तो आप हम्म, ऐसा ही इम्प्रोवाइज कर पाओगे जो वो कैरेक्टर करेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से ही करेगा। एग्जैक्ट। तो वो ही इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में होता है। हाँ, फिल्मों में भी इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल होता है, क्योंकि टेक अच्छा। पे रिटेक, टेक पे रिटेक, तो हमें पर्टिकुलर, क्योंकि फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम रीटेक कर सकते हैं अगर हम्म, कोई एक्टर नहीं भूल पाया या डायरेक्टर पर्टिकुलर वैसा ही चाहता है कि जैसा वो हम्म, जैसा उनके हम्म, जहन में है, जैसा उनके मन में है।
पर इम्प्रोवाइजेशन तो होता है अगर आप रिलेशनशिप जानते हो, अगर आप अपने सामने वाले कैरेक्टर को, आप सिचुएशन में हो, आप बीइंग में हो, तो अगर आप क्यू का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप लिसनिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी है तो आप एक्शन पर रिएक्शन तो करोगे, और वो रिएक्शन आप प्लान नहीं करते हो तो वही इम्प्रोवाइजेशन होता है। बिल्कुल होता है, फिल्म और टीवी में बिल्कुल होता है। मतलब आप इरफान साहब का देखोगे तो वो काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हैं, स्पॉन्टेनियस है चीज़ों को, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो इम्प्रोवाइज करते हैं। ओके, अब एक ये क्वेश्चन है अभिषेक का, डू यू ब्लॉक ईच ऑफ योर एक्शन एंड जेस्चर्स और डू यू फील इट मेक्स योर परफॉर्मेंस मैकेनिकल? एक्चुअली ब्लॉकिंग पे है। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉकिंग, पर हाँ हाँ, अगर मैं कोई मोनोलॉग कर रहा हूँ या मैं कोई सीन डायरेक्ट कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ब्लॉकिंग के ऊपर ध्यान दूंगा। पर अगर मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, मैं प्ले भी कर रहा हूँ या फिल्म या पर्टिकुलर कोई सीन कर रहा हूँ, तो ब्लॉकिंग तो ज़्यादातर चीज़ें होती है वो डायरेक्टर ही बताते हैं, वो सिनेमेटोग्राफर बताते हैं कि इस तरह से आपको वॉक करना है, ये चीज़ें करनी है। तो ब्लॉकिंग वाली जो पार्ट होता है वो डायरेक्टर की ओर से होता है, सिनेमेटोग्राफर की ओर से होता है, जो उनके सिचुएशन के हिसाब से क्या हुआ है। हाँ, उसके आगे आपने क्या पूछा? उसने बोला कि वो जो ब्लॉकिंग वगैरह है आपकी एक्शंस का या जेस्चर्स हम्म, का, कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को मैकेनिकल नहीं बना देता है हाँ, कि मतलब आपके अंदर कुछ भरा हुआ है और फिर आप वो डुक 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 वैसे ही बजा रहे हो, उस तरीके से नहीं कर हाँ, देता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लैक ऑफ फ्रीडम कि आप जो चाहो वो करो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक्टर के साथ ये होती है कि मतलब कि वो सोचता है कि मैं कुछ ये कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं हाँ, कि मजा आ जाए, कुछ आवाज ऐसी कर दूं, तो वो प्लानिंग होने लगती है। अगर जब हम प्लानिंग करने हाँ, लगते हैं तो हम वही भूल गए कि हम तो बीइंग में है ही नहीं, हम उस पल को जी ही नहीं रहे, हम मोमेंट टू मोमेंट है ही नहीं मोमेंट में। क्योंकि हमारे थॉट क्या है, हमारे थॉट यही चल रहे हैं कि अरे यार ये जेस्चर कर लूं, या इस तरह से बोल दूं, या इस तरह से कॉलर पकड़ लूं, या इस तरह से बैठ के इश्क का इजहार करूं। तो ये सारी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, जो कि होती है, डेफिनेटली हमारा माइंड हमें बार बार लेके जाता है कि अरे यार अभी ये करना है, अभी ऐसा कर देता हूँ, उस लाइंस को ऐसे बोल देता हूँ, फिर वो रियल नहीं होता है, वो ट्रूथ नहीं होता है। तो अगर उसमें उलझे रहेंगे तो फिर हम जो नेचुरल है, जो रियलिज्म है, या हम अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हम इंटरनल फील कर रहे हैं उस चीज को। तो ब्लॉकिंग तो ब्लॉक ही कर देती है ना चीजों को, फिर तो भाई तो मतलब ब्लॉकिंग होनी ही नहीं चाहिए, ब्लॉकिंग। कोई कुछ भी करता है। आपका ब्लॉकिंग से मतलब क्या है कि एक्टर, एक तो ब्लॉकिंग जो होती है। नहीं, मेरे ख्याल से वो एक्चुअली ही इज फ्रॉम थिएटर, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू नो कि जैसे बताया गया है कि आपको यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करना है, बिल्कुल। ये करना है, अब ऐसा हाथ उठाना है, ऐसा करना है, ऐसा एक्सप्रेशन देना है, ये सब आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। उसके बाद अब आपको अब आपको वही वही डेली डेली प्रैक्टिस करना है। थिएटर में तो हमारे वही होता है, फिल्म और सिनेमा में और टीवी में शायद वो नहीं होता है उतना डेली डेली प्रैक्टिस, बट हमारे यहाँ तो डेली डेली वही प्रैक्टिस हो रहा होता है। जी। तो वो काफी मोनोटोनस और मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ लगने लगता है, तो लगता है कि उसमें हमें फ्रीडम कम है क्या, क्योंकि हमारा सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है कि आपको ये ऐसे ही रोना है, इसी पिच पे बोलना है, इसी पर ये है, यहाँ से मूवमेंट इतनी ही है, इतना ही स्माइल देना है, सब कुछ उतना ही है, लिमिटेड, जी। मतलब हर चीज का एक पैमाना तय है। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ये पूछना है कि आ, वो मैकेनिकल हम्म नहीं हो जाती आपकी परफॉर्मेंस, हम्म जबकि मतलब ये इट वेरीज फ्रॉम जॉनरे टू जॉनरे, मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि हम्म, थिएटर में तो ये बिना उसके आप नहीं चल पाते, आप भी कंफ्यूज होगे, दूसरा बिल्कुल एक्टर भी कंफ्यूज होगा। बिल्कुल बट फिल्म और टीवी में मेरे ख्याल से उस चीज का भी वो भी आपको बताई जाती होगी बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉकिंग तो हर जगह ही होती है। ऐसा नहीं है ना कि हम कैमरे के आगे जाके कुछ भी करते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं नहीं करता नहीं, होगा, वो डायरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो Isn't it?
ये ब्लॉकिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डायरेक्टर का होना फिर ना होने के बराबर ही है ना। अगर वही चीज़ हो गई, अगर हमने खुद सब डिसाइड कर ली चीज़ें तो ऐसा नहीं है थिएटर के हाँ, अंदर बिल्कुल थिएटर का मीडियम जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है फिल्म से, क्योंकि कैमरा जो होता है आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर कर लेता है। आपका आई मूवमेंट कैप्चर कर लेता है, आपके बालों से जो पसीना आ रहा है उसको कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर हुई चीज़ें जो होती है वो आप बहुत ही डिटेल में देख सकते हो। तो डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है कैमरा के ऊपर। और थिएटर में तो वहाँ पर आपको सटल रहना, आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और थिएटर में हाँ, पहले तो मैं फिल्म की बात करूँगा, फिल्म में भी ब्लॉकिंग होती है। मैंने आप फिल्म हाँ, की हाँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि जब हमारे डायरेक्टर सर होते हैं, एक फ्रेम हमें बताई जाती है कि यार ये इतनी आपकी फ्रेम है पर्टिकुलर, कि हम्म उन्होंने आपका मिड शॉट लगा दिया, आपका क्लोजअप लगा दिया, या आपके वाइड फ्रेम हम्म लगा दी, तो आपको ब्लॉकिंग बताई जाती है कि इस पॉइंट से आपको इस तरह मार्क करना है ताकि लाइट जो रहे आपके फेस पर रहेगी, और आपको यहाँ तक आते आते इस ग्लास को उठाते हुए लाइन बोलना है, क्योंकि ये मेरे पर्टिकुलर हम्म सीन की डिमांड है। इस ग्लास का या इस चीज हम्म का कुछ वजूद है आगे वाले सीन के साथ, या नहीं भी हो तब भी उन्होंने हम्म जो ब्लॉकिंग आपको बताई है। थिएटर में हम्म भी वही है। थिएटर में आपको ब्लॉकिंग आपका डायरेक्टर हम्म बताता है, पर क्योंकि मीडियम अलग है, लाइव चीजें होने वाली है, कुछ कर रहे होंगे तो ना, प्रिवेंटिव मेजर ले रहे होंगे। आपके हर जो ऑडियंस आई है, ऑडियंस मेंबर है, उनके हर हाँ, कुछ पर्टिकुलर भी हो मेंबर सकता के है, हमें क्या तक पता, फिर भी आपका लेकिन इमोशन पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वो फ्रीडम मिलती है थिएटर में कि आपको थोड़ा सा लाउड होना होता है, आपको स्पीच आपकी थोड़ी तेज बोलनी पड़ती है, आपको स्माइल जो कि आप रियल लाइफ में ऐसा नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आपको बढ़ा के देनी होती है, ताकि वो आखिरी में बैठा हुआ इंसान तो देख सके उसको। तो वो हम्म मैकेनिकल, जो आपने कहा कि मैकेनिकल हो जाती है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि मैकेनिकल जो चीज़ें, क्योंकि थिएटर का मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं, जो कुछ प्ले मैंने किए हैं और जो मेरा अनुभव रहा है प्ले करते वक्त, मैं वही हम्म साझा कर सकता हूँ। तो अगर आप हम्म जो आपके डायरेक्टर ने आपको बता दिया है कि यार इतनी स्माइल कीजिए, पर आपका इनर बोल रहा है कि अरे यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के बात करो कि सर या मैम ये जो चीज़ें मैं फील नहीं कर रहा हूँ। तो आपके डायरेक्टर आपको डेफिनेटली वो बताएंगे कि यार इस सीन की या सिचुएशन की डिमांड ये है, इसलिए हम इतनी स्माइल रख रहे हैं या इसलिए इतना कर रहे हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको वहीं से मिल जाते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हो। तो जब तक आप उन चीज़ों को अपनी ना बना लो, जब तक आप ये समझ लो कि यार अब ये मेरी हो चुकी है, और जब वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की आदत बन जाए, उसके बाद आप उसको इनर में डालने की कोशिश करो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। जैसे अगर कोई, कई बार लोगों के ये सवाल भी होते हैं, या कई बार मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो वैसी ही चीज़ हो गई कि यार उसने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि उसको जोर से बोलना था या उसको जोर से मुझे धक्का मारना था, जिससे मुझे वो फील हो, जिससे मुझे वो हम्म धक्का देगा तो मैं उसकी कॉलर पकड़ूंगा। तो वो हम्म नहीं मिला मुझे, तो मैं नहीं कर पाया। जबकि आपके सीन की डिमांड है कि आपको ये करना है कि अरे यार वो धक्का देगा और करना आपको मारना है। तो चीज़ों में हम इनमें अटक जाते हैं। अगर हम किस लाइन को कैसे बोली जाए, या अगर वो मुझे गाली ज़ोर से देगा या इस तरह से गाली देगा, तभी मुझे तो गुस्सा पैदा हम्म होगा ना अंदर। तो अगर हम हम्म फोकस कैसे की बजाय कि कैसे हो रहा है, उसकी बजाय क्या हो रहा है पे फोकस करें, तो हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं कि हम्म वही चीज़ है। तो हमें उस हम्म क्या वाली सिचुएशन पे विश्वास करना चाहिए, कि बिलीव करना चाहिए कि यार हम्म ये जो हो रहा है, ये सिचुएशन ये है और इस सिचुएशन में ये हो रहा है। तो हम्म वो मैकेनिकल नहीं रह जाती हम्म है, फिर उसको हमें इंटरनल 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 जाके ही चीज़ों को, मतलब मेरा तो यही मानना है कि इंटरनल जाके ही हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ले सकते हम्म हैं और जी पाएंगे, मोमेंट में रह हम्म पाएंगे। ये एक और पूछा हुआ है, कहा जाता है कि सुर पकड़ना किरदार को सुर पकड़ना आना चाहिए। कैरेक्टर का सुर क्या होता है?
हो। किरदार का सुर पकड़ना, पकड़ना आना चाहिए। किरदार का सुर पकड़ते आना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, वो सुर क्या होता है? ओ ये तो एसेंस, मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि एसेंस है। आपका कौन सा मेन डोमिनेटिंग रस है, वो है। जी जी, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ये सबका, बिल्कुल सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके। आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बैचमेट जो रहे हाँ, होंगे उनका अपना एक्सपीरियंस है, या जो लोग अच्छे से काम हाँ, कर रहे हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो हम्म, मैं इस चीज़ में जाऊंगा कि हम कोई भी एक हम्म, डोमिनेटिंग, हम कोई इमोशन प्ले नहीं कर सकते, और ना ही हमें इमोशन को प्ले करना चाहिए। अगर हम मूड प्ले कर रहे बिल्कुल। हैं कि अरे यार एंगर में है और हम उस मूड को प्ले कर रहे हैं, तो वो तो फिर फेक हो जाएगा ना। उसमें फिर एक्टिंग और वो रियलिज्म और वो चीज़ें बची कहाँ। वो तो आप फेक कर रहे हो, हम्म, मूड प्ले कर रहे हो, आप इमोशन दिखा रहे हो जो कि आप हम्म, फील कर नहीं रहे हो, और वो फिर सामने वाले को, देखने वाले को दिखता भी है कि यार ये एक्टिंग नहीं हो रही है, हम्म, तो कुछ भी हो रहा है वाली चीज। तो जब सुर हम्म। पकड़ने की बात होती है, अगर आपने सुर पकड़ लिया किसी चीज का, तो आप गए। मतलब मेरा Yeah, Bhupendra is coming. He is about to join. Yeah, sorry Bhupendra, actually ये अपना इंस्टाग्राम 1 घंटे का टाइम देता है ना सिर्फ, उसके बाद दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इनका ऐसा ही है। हाँ। हाँ, फिर आप बता रहे थे कि हाँ तो हाँ। आप उस अच्छी चीज है अगर आप कर रहे हो, किसी चीजों को जीने की कोशिश कर रहे हो पहले से, या उस कैरेक्टर को समझने के लिए डेफिनेटली है। आप अगर कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। पर जैसे आपने चीजें बोली अभी थोड़ी देर पहले कि लोगों को फिर मेंटल हेल्थ की जरूरत, मतलब साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, काउंसलर की जरूरत पड़ती है, या हॉस्पिटलाइज्ड हो गए वो चीजों को, तो जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको और भी काम करना है। अगर एक ही चीज करनी है तो फिर एक्टर मत बनो, मतलब फिर तो आप वही सीरियल किलर ही बन जाओ ना, तो जाते रहना हॉस्पिटल जेल। आपको और भी दूसरा काम करना है, तो यही एक्टर, यही मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का पार्ट ज्यादा अच्छा है, कि आपको कहाँ कितनी चीजें समझनी है, आपको कहाँ कैसे रुकना है, कहाँ मोमेंट में जाना है, वो आपको समझना चाहिए। वरना वरना तो फिर आप यही कहते रहोगे। हाँ, पर होता है लोगों के साथ। मैंने मतलब ये हो जाएगा ना, नहीं तो आप एक मेमोरेबल रोल करो और खुद मेमोरी बन जाओ लोगों की। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कमाल के एक्टर हैं वो लोग। इतना इम्पैक्ट रहा है उस पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर का, या जो उन्होंने उस मोमेंट में जिया। तो होता है लोगों के साथ कि वो नहीं निकल पाते समटाइम्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर्स उनको मिल जाते हैं, वो इमोशन जो उन्होंने फील किया वो मिल जाता है। पर आप एक्टर हो तो आपको वापस न्यूट्रल स्टेट में भी आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो भी सीखना बहुत जरूरी है। वो सीखना, मैं कहूँगा वो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मराठी थिएटर में एक चीज होती है कि ना, टाइमिंग कहते हैं उसको हम लोग, कि इन टाइम और आउट टाइम। आपको और कुछ सीखना आए ना आए, सबसे पहले आप इन और आउट को सीखो।
उसके बाद आप कुछ भी करो, आप उसके बीच में आपको जितनी जिंदगी जीनी है जी लो, क्योंकि जीरो से मतलब राम से लेकर रावण तक सब आपके ही अंदर है, बट उसमें से कौन से कैरेक्टर से कब स्लिप इन होना, कब उसमें से स्लिप आउट निकलना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन मुद्दा वही है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये जो ट्रेनिंग है, जैसे पहले आप एक दो सवाल आए थे कि वो कितनी जरूरी है, तो आई थिंक कि ट्रेनिंग इज दैट्स व्हाई द ट्रेनिंग इज नेसेसरी, कि आप कब कैसे अंदर घुसोगे, कैसे आओगे, कैसे उससे जियोगे, कैसे महसूस करोगे, isn't it? है ना? अच्छा, एक और सवाल आया। हाँ, एक और है, some actors are doing casual acting in lieu of natural acting. How to maintain that difference? मतलब natural acting और casual acting. अब पहले तो नेचुरल एक्टिंग, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, मैं बताऊं इसको क्या कहेंगे, फैसिनेशन, कि नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। अब बताओ नेचुरल क्या, एक्टिंग क्या? देखिए, एक्टिंग एक्टिंग होती है, और नेचुरल होना और चीजों में सेटल होना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो मीडियम डिमांड कर रहा है आपसे, जो आपका मीडियम चाह रहा है आपसे, अगर मैं थिएटर के अंदर जाऊं और मैं बोलूं कि नहीं यार, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझसे सामने बैठे 1 फीट की दूरी पर, तो मैं क्यों चिल्ला के बात करूंगा? मैं तो नेचुरल एक्टर हूं, मैं ये नहीं करूंगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं मीडियम ही भूल चुका हूं ना मेरा। तो मेरा मीडियम डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से मुझे जाना बेहद जरूरी है। हाँ, अगर चीजें लोगों को काम करते वक्त, अपने एक्सपीरियंस से जीते वक्त उनको क्राफ्ट की, अपने आर्ट की इतनी समझ हो जाती है कि उन्हें वो फ्लो मिल जाता है, वो इजीनेस आ जाती है माइंड में, बॉडी में, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब चीजें कर रहे हो तो आपको जब समझ में आ जाती है चीजें कि अरे यार इस तरह से मेरे लिए ये वर्क कर रहा है, मेरे लिए वो वर्क कर रहा है, तो चीजें नेचुरल हो ही जाती है। आपको चीजों को अगर आप जी रहे हो, आपको समझ रहे हो, इंटरनल फील कर रहे हो, या जहां से भी आप ला रहे हो, आउट टू इन या इन टू आउट, जैसे भी ला रहे हो, और आपको पता है कि आपका मीडियम ये है, फिल्म है, मैं क्यों जोर से बात कर रहा हूँ जब मेरा कैमरा यहाँ लगा है, आंखें ये है, मैं अंदर फील कर रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ वो आना चाहिए, तो वही नेचुरल और ये चीजें हो जाती है कि आपको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने किसी को महसूस करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से महसूस करो ताकि वो नेचुरल हो जाए, आपके लिए भी और देखने वाले के लिए। बिल्कुल, अगर आप जो भी महसूस कर रहे हो अंदर, तो वो दिखता है, ऑब्वियस, वो दिखता है, डेफिनेट है। और आपके शायद काफी वो है, शायद कोलीग्स वगैरह हैं जो शायद एफटीआई से हैं, जो तारीफ कर रहे हैं कि बिग फैन ऑफ योर वर्क एंड ऑल, गुड गोइंग। आपके दोस्त लोग हैं मेरे ख्याल से, कि हमारे लोग तो जानते नहीं है बहुत ज्यादा थिएटर वाले, कि आप ही के लोग हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप सेशन में बहुत अच्छे से बता रहे हो, और मुझे लगता है कि हमारे लोगों को भी काफी क्लियर हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, इट्स ग्रेट गोइंग इनसाइट दे रहे हैं, गुड, अच्छा दिखा दे रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, शेयरिंग इनसाइट। थैंक्स उपेंद्र फॉर शेयरिंग योर इनसाइट। मतलब हमारे यहाँ के ये हमारे बंदे तो ये बोल रहे हैं। बाकी क्या है, नेचुरल एक्टिंग क्या, कैजुअल एक्टिंग भी हो गया। अच्छा, अब आगे आपका क्या क्या प्रोजेक्ट? एक और मेरे को एक डाउट है जो मेरा पर्सनल है, कि मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी मदर टंग मराठी है, बट मदर टंग, क्योंकि मेरी स्टडीज सारे इंग्लिश मीडियम की है, और यहाँ आई एम दिल्ली, तो दिल्ली का जो माहौल है, तो मैं यहाँ की लैंग्वेज के साथ इतनी, हिंदी के साथ ज्यादा वो हूँ, कंफर्टेबल हूँ, हिंदी और अंग्रेजी। मराठी बोलते हुए भी जब मुझे मराठी नाटक में किसी चीज में काम करना पड़ता है तो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर मी। और जबकि मैंने ये देखा है कि जो एक्टर्स हैं वो तमिल फिल्मों में भी काम कर रहे थे, तेलुगु में भी काम कर लेते हैं, जिनकी कोई
मतलब लेना देना नहीं होता उन लैंग्वेजेस से। तो ये कैसे हो पाता है? मुझे तो मराठी के लाइंस याद करनी पड़ती है। नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पी फुलरानी, एक बहुत फेमस नाटक है फूल देशपांडे का, पिग्मेलियन पर है, जॉर्ज बर्नार्ड के उसके ऊपर है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट मोनोलॉग, और मुझे इतनी मुश्किल हो रही है अपनी मातृभाषा होते हुए भी, क्योंकि वो मेरी स्टडी की भाषा नहीं रही, डेली प्रैक्टिस वाली वैसी भाषा नहीं रही, सिर्फ घर में जो कैजुअल बोलते। तो आप लोग जो करते हो फिल्म्स में वगैरह, तो वो कैसे आप वो मलयालम, तेलुगु, तमिल कैसे कर पाते हो? ये बहुत और बड़े फ्लो में, बहुत फ्लुएंसी के साथ। हाँ, ये बहुत ही सही चीज है। अगर आप जो बात कर रहे हो ना, तो काम करना है तो आपको लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए। कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपने पूछा, मैं अभी एक मलयालम फिल्म करने वाला हूँ, तो उसमें मुझे मलयालम में लाइंस बोलनी है। मैंने पहले भी एक मलयालम शॉर्ट फिल्म की थी हमारी FTI में, तो उसमें मुझे मलयालम में लाइंस बोलनी थी। और अभी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ मलयालम। अब मैं तो मलयालम बोलता नहीं हूँ, और तो सेफ साइड जो होती है, कई बार तो वो लोग डब कर लेते हैं, कई बार आपको लाइंस जो होती है, अगर आप थोड़ा पहले से जाओ, आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर वो भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा पहले से मराठी के शब्दों को, तो जो बेसिक डिक्शनरी है उसको समझ पाओ, वहां के लोगों को, वहां के कल्चर को समझ पाओ कि वो इस तरह से क्यों बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर उनके लाइफ में जेस्चर्स बहुत लाउड होते हैं कि बात करते वक्त वो हंसेंगे तो दो दो तालियां पीटेंगे, या फिर हंसेंगे तो कोई पेट पकड़ लेगा। तो हर स्टेट का, हर इसका अपना एक कल्चर होता है, उनकी चीजें होती है, उनकी लैंग्वेज की उनकी अपनी पकड़ होती है। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि थोड़ा टाइम निकाल के आपको वहां के लोगों को उस तरह की चीजों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, मिलना चाहिए, आपको उनसे बातें करनी चाहिए, आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। और नहीं है तो हाँ, बट भूपेन मतलब MP हिंदी भाषी होकर मलयाली में अगर मैं कहती हूँ डबिंग भी करवा ली किसी एक्टर से, ठीक है, किसी और डबिंग आर्टिस्ट से आपकी लाइंस डब भी करवा ली गई, लेकिन उसके बावजूद जब आपको वो लिपसिंग तो आपको ही करनी है ना। जी 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 तो सीखना होना है, तो वो कैसे, वो मेरे को बड़ा हैरानी होती है। देखिए बिल्कुल, मैंने अभी जैसे आपको कहा ना कि नो योर लाइन्स से ज्यादा अच्छा है नो योर कैरेक्टर। तो जब आप कैरेक्टर को समझ लेते हो कि यार वो उसकी जर्नी क्या रही है, उसकी लाइफ क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी ड्रीम्स क्या है, जब इन चीजों को समझ लेते हो तो लैंग्वेज जो होती है वो उतना मायने नहीं रखती है। डेफिनेटली मायने बहुत ज्यादा रखती है, पर आपके इमोशन तो उस तरह से एक्सप्रेस होंगे अगर आप कैरेक्टर को समझ चुके हो तो। अब आपको लाइंस मिलती है तो आप बार बार उन चीजों को रिपीटेशन पे लाओ, रिपीटेशन पे लाते हो तो वो एक हैबिट बन जाती है आपकी, सेकंड नेचर बन जाता है आपका लाइंस। तो जब आपके सेकंड नेचर बन गया है वो, तो आप बहुत ही इजीली फ्लो, आपका फ्लो बढ़ जाता है चीजों को लेके। और जो आपने कैरेक्टर को समझा है तो उन लाइंस का मीनिंग आपको समझ में आने लगता है, और आप कोई भी लाइन बोलते वो तो समझा देगा, बट उसको बिल्कुल याद करके उसी फ्लो के हिसाब से बोल रहे हो। जैसे मलयाली में आप कोई डायलॉग आपको याद है आपने जो फिल्म करी? याद मुझे बिल्कुल याद है अभी याद नहीं होगा, और आगे भी जॉब करने वाले उसके बारे में भी नहीं पता। मतलब वो एकदम ऑन द स्पॉट आपका है। नाटक में तो चलो मैं मानती हूँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पूरा रटना पड़ता है उसको, लेकिन फिल्मों में तो फिर भी लिपसिंग के साथ भी आपका वो जाना चाहिए, जेल तो होना ही चाहिए ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो चीजें हैं, कैरेक्टर समझोगे नहीं, देखो कैरेक्टर समझ लिया हमने, उसका एक्सप्रेशन समझ आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज समझ आ जाएगी, उसकी सिचुएशन सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन जो भाषा है वो एकदम ही एलियन लैंग्वेज है कहीं की। अब मराठी मैं आपको बता रही हूँ, मराठी भी डिफरेंट है। जो मराठी हम बोलते हैं घरों में कोलोकियल लैंग्वेज, डे टू डे वाली मराठी, और जो सैराट मूवी की मराठी है
मुझे अपने साथ एक पर्टिकुलर जो महाराष्ट्रियन बंदा होगा उसको बिठाना पड़ेगा, या फिर मैं सबटाइटल वाली देखूंगी, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। मैं मतलब अपनी लैंग्वेज की बात बता रही हूँ, मैं किसी और की तो बाद में बात करूँ, मतलब ये मैं बता रही हूँ। ऐसे में साउथ की लैंग्वेजेस तो टोटली मतलब नॉर्थ वाले जो लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, उस कैटेगरी से दे आर टोटली डिफरेंट। द्रविडियन कैटेगरी की लैंग्वेजेस है, बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है। तब आप लोग कैसे मैनेज कर रहे होते हो? हाँ, तो उसके लिए जो है, एक तो फिल्मों के अंदर अब तो वैसे ही होता है कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हो, तो अगर आप, मुझे मलयालम नहीं आती है और वो लोग मुझे कास्ट कर रहे हैं समथिंग, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जो नॉर्थ का ही है और वो वहां पर रहता है, तो ओवर द पीरियड जितने टाइम से रह रहा है तो थोड़ी बहुत मलयालम वो बोलने लगा है, जानने लगा है। पर जो बचपन से बोल रहा है और जो 5 सालों से या 3 सालों से बोल रहा है, तो वो डिफरेंस होता ही है एक। और आपके जो कोच होते हैं जो आपको लैंग्वेज सिखाते हैं कि अरे यार मराठी में इस तरह का एक्सेंट होता है या शब्दों के ऊपर इस तरह से जोर दिया जाता है, तो वैसे ही हर जगह कहीं ना कहीं वो आपको, आपके डायरेक्टर और आपकी जो फिल्म यूनिट है, जो लोग हैं, वो आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते ही देते हैं। और जो उनको जितना उनको चाहिए होता है, अगर वहां तक आप उनको संतुष्ट कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या कहूंगा, मतलब ट्यूटर इज ऑलवेज विद यू। हाँ हाँ, वो चीज होती है। और अगर आप नहीं तो वो चीज दिखेगी नहीं ना, वो आप नहीं जानते मलयालम, तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये कोई मलयालम वाला बंदा होगा, पर केरला के लोगों को तो पता होगा ना कि अरे ये झूठ, ये कैसी नकली फेक फेक कर रहा है ये। तो उसके लिए तो अगर ऐसा कुछ कैरेक्टर करना हो तो आप फिर थोड़ा टाइम दो लैंग्वेज को सीखने का, वहां के कल्चर को समझने का। और आई थिंक लैंग्वेज सीखने के लिए 2 महीने बहुत है। अगर आप 2 महीने भी नहीं, 1 महीना 1.5 महीना बहुत है। अगर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज करनी है और आप कोई लीड या पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हो, जो या कोई बायोग्राफी कर रहे हो, तो समटाइम्स ये होता है कि अगर आप बायोग्राफी कर रहे हैं और आपका फेस कैरेक्टर के साथ जा रहा है और डायरेक्टर चाह रहा है कि इनको लो, तो तब उस केस में अगर आप कितनी मेहनत करते हो, ये आप एक्टर का पार्ट है। आप एज एन एक्टर उस चीज के ऊपर कितना मेहनत कर रहे हो, तो आप चले जाओ 1-1.5 महीना पहले और वहां के लैंग्वेज को, वहां के कल्चर को, लोगों को एक्सप्लोर करो, किस तरह से बातें करते हैं, क्या होते हैं। और एक ओवर द पीरियड हमें समझ में आने लगता है, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को। ओके, नाइस, अच्छा है। अभी मैं एक और देख लेती हूँ और कितने क्वेश्चंस हैं हमारी। बहुत अच्छा आप बता रहे हो, सच्ची भूपेन, बहुत अच्छा बता रहे हो। बहुत बहुत मेरी भी धन्यवाद, बहुत सारी मेरी भी बहुत सारे जो डाउट्स है ना, वो भी क्लियर हो चुके हैं। मेरे को यही था, मेरे को कोई एक्टिंग का बंदा मिले और मैं पूछूं उसको इतना ये सब कुछ। एक मिनट, मुझे लगता है अभी काफी हो गया है। तो आप अभी मुझे बताओ, जो मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपने आंसर कर ही दिए हैं इसमें। तो अब मुझे एक और बताओ कि अब आप जो न्यू एफटीआई के लिए एस्पायरेंट्स हैं, जो आगे करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल अगर कोई भी जाना चाहता है एफटीआई, तो कोई भी जा सकता है, क्योंकि एफटीआई तो सभी के लिए है। सो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर क्लास का होना जरूरी नहीं है, पर उसके लिए आप क्यों जा रहे हैं, आप अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस फील्ड में उतरना संन्यास लेने जैसा है कि आप सन्यासी हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कब काम मिलने वाला है। अब आपको जाते ही काम मिल गया है, आपका क्यों बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप एफटीआई जा रहे हो और आपके पास बिल्कुल ये है कि अरे यार मुझे ज्यादा कुछ करियर बनाना नहीं है, इसमें वापस आना है, तो वो जो भी सिलेक्ट करने वाले लोग होंगे वो आपसे बात करेंगे उस चीजों के ऊपर। तो आपको ये चीजें मान के रखना चाहिए कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हो, क्यों एफटीआई जा रहे हो, उसका सवाल करना आपको बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं कि अरे यार एफटीआई जाऊंगा तो लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं कि प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट नहीं होता है एफटीआई से कोई, कहाँ प्लेसमेंट। तो बहुत सारे लोगों के डाउट है, क्योंकि मैं कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर या कहीं दोस्तों से ले लेते हैं, तो लोगों के सवाल ही हो जाते हैं कि यार प्लेसमेंट हो जाएगा,
लोगों से आपका वहां से लेके जाएंगे क्या, या कास्टिंग डायरेक्टर सीधे आपको वहां से वो कर लेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपकी मेहनत ही आपको उस चरम सीमा पर लेके जाती है जिसके लिए आप आए हो या देख रहे हो खुद को। तो एफटीआई जाने के लिए जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, और अभी तो वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर आई थिंक उन्होंने डाल ही रखे हैं वेबसाइट पर, जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको आर्ट और कल्चर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हो तो आपको सिनेमा के बारे में समझना बहुत जरूरी है। समझना नहीं तो आपको एटलीस्ट उस चीजों का नॉलेज तो होना चाहिए कि यार कब गोल्डन एरा रहा था, क्या एनएफडीसी की कौन सी फिल्में थी, कैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं, ऑस्कर क्या है, रिसेंट ऑस्कर में किसको क्या मिला है लास्ट, और अब कहाँ होने वाला है, तो कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है, हमारे कौन से राजा राम मोहन राय कौन थे, इन्होंने क्या किया था, पेंटर कौन है, स्कल्पचर कौन है जो फेमस है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको कहाँ कहाँ के फॉर्म्स है। सबसे बड़ी बात तो थिएटर का जो होता है कि केरला के अंदर किस तरह की चीजें होती है, जो कल्चर है वहाँ का, उड़िया के अंदर, उड़ीसा के अंदर क्या होता है, बंगाल के अंदर क्या होता है, यूपी में क्या होता है, थिएटर कौन सा होता है, किस तरह की चीजें, क्लासिकल डांस क्या होते हैं, रसा थ्योरी क्या है, और इस तरह की चीजों का क्लासिकल नृत्य जो बोलते हैं, आसाम का क्या है। तो इंडिया के जो चीजें हैं वो तो आपको, इंडिया का जो आर्ट और कल्चर रहा है, आर्ट एंड कल्चर और सिनेमा तो की पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रीडिंग तो मस्ट है, लिटरेचर भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन आया है, मुझे दिख रहा है, व्हाट डू यू डू टू स्टे मोटिवेटेड? सोल मतलब ऐसा है ना, सर्टन है, तो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट रखती है? हाँ। जब आपने शुरुआत की थी कि जहां से आपको आना है, तो आपको सब पता होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अगर आप उस क्यों का जवाब नहीं दे के आए हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपने जब शुरू किया था कि क्यों जा रहे हैं, अगर आप देख के आ गए कि यार फिल्म में दिखी है, हीरो के साथ हीरोइन रोमांस करती है और वो ऐसे मार खाता है, लोग तालियां बजाते हैं, एक्टर की तारीफें होती है, ये अगर आपका गोल रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। पर आपको शुरू में ही पता है कि यार ये तो सन्यास है भैया, आपने ले लिया है, तो आपकी चिंताएं छोड़ दो। आपको फोकस करना खुद के ऊपर बहुत जरूरी है, जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अपने उस चाइल्ड को जो आपने शुरू किया था इस फील्ड में आने से पहले। और रही बात मोटिवेट होने की, तो बिल्कुल आप जिन लोगों की सक्सेस रही है इस फील्ड में, या जिन लोगों की सक्सेस नहीं भी रही है, उनकी कहानियां जो रही है उनको देखते रहो, उनके इंटरव्यू सुनो और बायोग्राफीज पढ़ो, और अपने आप को, खुद को, मैं तो यही कहूंगा कि रात को 11 बजे सोते वक्त खुद को ये याद दिला दो कि यार भैया तुम कहाँ देख रहे हो। खुद को वापस से वो विजुअलाइज करके देखो कि यार मुझे ये करना है, क्योंकि इंसान की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती है। पर आपने जहां आपको देखा है, कम से कम उसे बार बार देखते रहो रात को, तो आप सोते वक्त आपको बढ़िया से नींद आएगी। सुबह उठते ही आपको वापस से वही करना चाहिए कि यार मैं अपने आप को, क्राफ्ट को, अपने आर्ट को पॉलिश करता रहूं। बाकी तो मोटिवेशन यही है ज्यादा। तो आप तो एफटीआई की साइट पे भी हो, आपका वो जो एफटीआई के एडमिशन का वो है, एक फिल्म बनी हुई है। कोई बच्चा हो रहा है? हाँ, मेरी भांजी है जी। बढ़िया, ये भी फिल्म बैकग्राउंड साउंड। हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा आपका तो एफटीआई की साइट पे भी है ना, उसपे फिल्म है ना, एक ऐड की जो एफटीआई ज्वाइन करने के लिए जो है लगा हुआ है। जी
जी जी तो एडवर्टाइजिंग बॉय हो गए ना इस वे में। तो वही मोटिवेशन तो आपके लिए, तो मेरे ख्याल से वही मोटिवेशन बहुत है कि यार मैं औरों के लिए मोटिवेशन, जी बिल्कुल isn't it? है ना? बिल्कुल। तो और बाकी तो अपने गोल को अलाइव रखो, तो डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी मोटिवेशन तो और कोई होता नहीं। कोई किसी को बाहर से मोटिवेट तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ये तो खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। तो बिल्कुल। उपेंद्र, आज बहुत अच्छा लगा वहाँ बात करके। वैसे तो आपसे इनफॉर्मल बातें होती ही रही हैं कितने टाइम, लेकिन आज बिल्कुल इस तरीके से बात करके और प्रॉपर आपके फील्ड के बारे में और सब कुछ जानने के बाद मेरी अपनी भी बहुत सारी क्वेरीज सेटिस्फाई हुई हैं एफटीआई को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये बहुत मौका मिला। अच्छा लगा, थैंक यू। और बहुत बहुत गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और हम करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। ये किसने और कुछ लिख दिया भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और काफी मतलब मैं भी बड़े दिनों के बाद लॉकडाउन के चलते काफी बाहर मतलब हाँ वैसे तो दोस्तों से बातें होती रहती है पर कई बार अब कम होती है, तो अच्छा लगा मुझे भी बहुत उन चीजों के ऊपर बात करके। और काफी अच्छा, बहुत हाँ, वो ये एक तरीके से रीलिविंग योर ओन जर्नी है जो आप जी चुके हो। उस जर्नी को ही दोबारा से जीने का एक वो था प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, है ना? कि वो ये अपने आपको इतने चीज जैसे हम याद करते हैं तो पीछे से बहुत कुछ याद आ जाता है ना? बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। वंस अगेन बेस्ट विशेस फ्रॉम अविघ्न थिएटर ग्रुप। और आपकी मूवीज आए, हम देखें और हमें अपडेट देते रहिएगा। सो जी, गुड बिल्कुल। विशेस, ऑल द बेस्ट। आपको भी Bye. बहुत सारी विशेष सर, थैंक यू सो मच। थैंक बाय। बाय 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 बाय।